गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लेसन 13 पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो पर्यावरणीय कारक है उनके बारे में पढ़ लिया था। बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का, वो है समस्थापन अथवा होमियोस्टेसिस। तो क्वेश्चन इसी पे है बच्चों कि जो सजीव है वो अपने आंतरिक पर्यावरण का संतुलन अर्थात समस्थापन अथवा होमियोस्टेसिस को किस प्रकार बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आंतरिक पर्यावरण का संतुलन, इसे कहते हैं समस्थापन अथवा होमियोस्टेसिस। सजीव क्या करता है? अपने आंतरिक पर्यावरण को हर समय कांस्टेंट अथवा स्थिर बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता है। ठीक है। अब बाहर का वातावरण कुछ भी हो जाए, अगर आप अपने शरीर की बात करें तो आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। बाहर जैसे इस समय देखो, मैंने जैकेट पहनी है, मतलब तापमान कम है, गर्मियों में पसीना होता है अर्थात तापमान ज्यादा है, लेकिन आपके शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। बाहर का जो पर्यावरण है वो ये हमेशा ये निरंतर प्रयास करता है कि वो इसको बिगाड़ता रहे, आपके आंतरिक पर्यावरण को बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आपका जो आंतरिक पर्यावरण है वो निरंतर उसे बनाए रखने का प्रयास करता है। क्वेश्चन यही है कि जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का नियमन किस प्रकार करते हैं या किस प्रकार उसे बनाए रखते हैं। ठीक है। तो नियमन करता है कौन बच्चों? समस्थापन। इस महत्वपूर्ण संकल्पना को अगर आपको स्पष्ट रूप से समझना हो, चर्चा करनी हो, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके परिवेश का तापमान, जिसके आसपास का तापमान अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो सर्वोत्तम रूप से बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। अगर तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। अब बाहर चाहे झुलसाने वाली गर्मी हो या जमा देने वाली ठंड हो, अगर उसने अपने परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया अर्थात वो उस तापमान पे सबसे अच्छा काम करता है। अब वो इसको बनाए रखने का, उसको पता चल गया कि मैं इसमें बहुत अच्छा काम करता हूं, इस तापमान पे मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। तो मान लीजिए बच्चों बाहर झुलसाने वाली गर्मी हो तो वो क्या करेगा? घर में एसी लगा देगा। बाहर बिल्कुल कप कपाने वाली ठंड हो तो वो क्या करेगा? घर में हीटर लगा देगा। अब बाहर का तापमान कुछ भी है, उसके घर का, उसके परिवेश का तापमान उसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस ताप पर सबसे अच्छा काम कर सकता है। बस यही मानिए कि आपका शरीर का तापमान 37 डिग्री है। क्यों सेंटीग्रेड है? क्यों? क्योंकि इस ताप पर आपके जितने सारे एंजाइम हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्रियाशील होते हैं, बहुत अच्छी तरह से सक्रिय होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तापमान कम हो जाए तो इनकी जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है, तापमान ज्यादा हो जाए तो भी इनकी गतिशीलता कम हो जाएगी। बच्चों, एक एग्जाम्पल है कि हम अपने शरीर के आंतरिक पर्यावरण को, जिसे आप होमियोस्टेसिस कहते हैं, कैसे बनाए रख सकते हैं। ठीक, हमने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि हमने हीटर लगा दिया या कूलर चला दिया या एसी चला दिया, ये समस्थापन आपने किया है
कार्यकीय साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों के द्वारा। आपने कोई काम नहीं किया है, आपने साधन लगा दिए, लेकिन दूसरे सजीव कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि सजीव अपने आंतरिक पर्यावरण को किस किस प्रकार से नियमन करेंगे, किस प्रकार से बनाए रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीव अपने आंतरिक पर्यावरण को नियमन के द्वारा किस प्रकार बनाए रखने का प्रयास करते हैं। नियमन अर्थात इनका शरीर का तापमान निश्चित होता है, स्थिर होता है। तो कुछ जीव समस्थापन अथवा होम्योस्टेसिस को कार्यकीय साधनों के द्वारा बनाए रखते हैं। जैसे हमने जो हीटर लगा दिया था रूम में, या कूलर लगा दिया था, एसी लगा दिया था, वो क्या था, वो कृत्रिम साधन द्वारा था। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समस्थापन को कार्यकीय साधनों के द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान है, प्रासरणीय सांद्रता है आदि को ये कार्यकीय साधनों के द्वारा स्थिर रखते हैं। अब कौन कौन है नियमन करने वाले? सभी पक्षी और स्तनधारी। बहुत कम सजीव ऐसे हैं जो नियमन के द्वारा होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। अंडरलाइन करना आपको, पक्षी और स्तनधारी, और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां नियमन के द्वारा आंतरिक पर्यावरण को अथवा होम्योस्टेसिस को बनाए रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, विकासवादी जो जीव वैज्ञानिक है, उनका ये विश्वास है स्तनधारियों की सफलता इस कारण से है। सफलता मतलब आप देखेंगे हर जगह आपको मैमल्स मिलेंगे, स्तनधारी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विकासवादी जो जीव वैज्ञानिक है, उनका मानना यह है कि हमारी जो सफलता का कारण है वो ये है कि हम शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम। अब चाहे वो अंटार्कटिका में हो, चाहे वो सहारा रेगिस्तान में हो, हम अपने समस्थापन को बनाए रख सकते हैं। इसके द्वारा? कार्यकीय साधनों के द्वारा। याद रखना, कार्यकीय साधन। अधिकतर स्तनधारी, आपको मैंने बता दिया है बच्चों, इनके शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर रखते हैं। कैसे रखते हैं? कोई ऐसा नहीं कि घर के जैसे घर में एसी चलाना, आपने अपने शरीर में एसी चला दिया, नहीं। एसी चलाना वो कृत्रिम साधन है। आपके शरीर का तापमान कैसे स्थिर रहता है? तो बच्चों, गर्मियों में क्या होता है, जब शरीर का तापमान कम होता है, बाहर का तापमान ज्यादा होता है, तो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में बहुत पसीना आता है। गर्मी के कारण पसीना वाष्प बन के उड़ता है, और उससे क्या होता है बच्चों, आपका शरीर थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, यदि शरीर में शीतलन उत्पन्न होता है। जैसे कि डेजर्ट कूलर, जो कूलर है बच्चों, उसमें भी यही होता है। कूलर है ना, कूलर में पानी आता है, पानी वाष्पीकृत होता है और आपके कमरे को ठंडा रखता है। घड़ा है, घड़े में पानी वाष्पीकृत होता है और घड़े के अंदर के पानी को ठंडा रखता है। ऐसे ही आपका शरीर क्या करता है, जब बाहर बहुत ठंड, बहुत गर्मी हो, तो बहुत पसीना आता है शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। क्या है ये है कार्यकीय साधन। ठीक है, शीत ऋतु में, जैसे इस समय है, अगर पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री से कम हो गया तो क्या होगा, हम कांपने लगते हैं। और कांपना एक प्रकार का व्यायाम है, जो क्या करता है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखा ना कभी, अगर आप बहुत ठंडे प्लेस में गए हो, इस समय चले जाओ हिमालय में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपके दांतों में अपने आप ऐसी कड़कड़ाहट हो जाएगी कि आप चाहते हुए उसे बंद नहीं रख पाएंगे। क्यों? एक प्रकार का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जो आपके क्या करेगी बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। आप ऐसे ऐसे करते हो, शरीर को सिकोड़ते हो, तापमान की क्षति न हो। ठीक है, ये है नियमन करना। क्वेश्चन ये है
पौधों में तो भाई बचना भी नहीं होता है, और हमने पौधों को सिकुड़ते हुए भी नहीं देखा है, कपकपाते हुए भी देखा है। पौधे अपने आंतरिक तापमान को किस प्रकार से स्थिर बनाए रखते हैं वो भी देख लेते हैं। वो है संरोपण। तो दूसरा है बच्चों कि संरोपण के द्वारा सजीव अपने आंतरिक पर्यावरण को किस प्रकार से बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो संरोपण, कन्फर्मर, प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99%, और 1% में कौन है? मैमल्स और एविज बर्ड्स। तो लगभग 99% प्राणी और लगभग सभी वनस्पतियां बच्चों अपने आंतरिक पर्यावरण को नियमित नहीं रख सकते हैं। अर्थात ये अपने पर्यावरण को, आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं। ये क्या करेंगे? उनके शरीर का तापमान उनके परिवेश के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की जो परासरणीय सांद्रता है वो उसके आसपास के जल की परासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। और वे सजीव जिनका आंतरिक पर्यावरण मतलब तापमान और सांद्रता उनके परिवेश के अनुसार बदलती रहे, ऐसे प्राणियों और पादपों को क्या कहोगे? सर्वरूपी कहोगे अथवा कान-फार्मर्स कहोगे। कान-फार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, कान-फार्मर्स, सर्वरूपीय। और जो सजीव सर्वरूपीय होते हैं उनके इस लक्षण को सर्वरूपण कहते हैं। ठीक है, अर्थात वे सजीव जो अपने आंतरिक पर्यावरण में बच्चों तापमान और परासरणीय सांद्रता का आपको वर्णन करना है, तो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं। इनका आंतरिक पर्यावरण का तापमान और परासरणीय सांद्रता परिवेश के तापमान और परिवेश की सांद्रता के अनुसार बदलती रहे, ऐसे सजीवों को सर्वरूपी कहते हैं और इस गुणधर्म को सरोपण कहते हैं। तो जीव के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए हमें जरूर पूछेंगे कि जब विकास हो रहा था, विकास की जब गाड़ी दौड़ रही थी बच्चों, तो ये जो सर्वरूपी है ये नियामक क्यों नहीं बने? क्यों ऐसे पौधे विकसित नहीं हुए जो क्या कर सके? अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर बनाए रख सके? क्यों 99% प्राणी ऐसे हैं जो सरोपण है, क्यों ये नियामक नहीं बन पाए? तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था बच्चों, एक आदमी है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत उत्तम कार्य करता है। अब उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कैसे बनाए रखता है अपने कमरे का? गर्मियों में एसी चला देता है, तापमान को 25 कर देता है, सर्दियों में हीटर चला देता है, तापमान को 25 कर देता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एसी है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हीटर है? तो बहुत सारे लोग हैं बच्चों जो चाहते हुए भी उसे नहीं खरीद सकते। एसी और हीटर खरीदना महंगा है। तो आप बोलोगे सर इसमें पैसे की क्या बात आई? बच्चों पैसे की बात नहीं है, एग्जाम्पल है। सारे सजीव कार्यकीय पद्धति के द्वारा अपने शरीर के तापमान को स्थिर नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये सजीव ऊर्जा का व्यय सहन नहीं कर पाते। ठीक है, जब ये ऊर्जा का व्यय सहन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ये कभी भी चाहते हुए भी नियामक नहीं बन पाते हैं। बहुत से जीवों के ताप नियमन ऊर्जा के संदर्भ में बहुत खर्चीला है। ये बात मंजोरू, श्रू और गुंजन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। ठीक है, तापमान का नियमन एक ऊर्जा के संदर्भ में बहुत खर्चीला है बच्चों। ताप हानि या ताप लाभ, अभी आपको समझना है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल का कार्य, सरफेस एरिया। क्योंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है। याद रखना है पॉइंट। आप सरफेस केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, एक चारकोल के टुकड़े की तुलना में उसका जो पाउडर होगा उसका सरफेस एरिया कई गुना होगा। एक बड़े बड़े प्राणी की तुलना में जो छोटे प्राणी है बच्चों, उनका सरफेस एरिया उनके आयतन की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऊष्मा का व्यय भी ज्यादा होगा। जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। आपने कभी देखा होगा कि आप गर्मियों में कैसे सोते हो, बिल्कुल फैला के अपने आप को, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कर देते हो, और सर्दियों में सिकुड़ जाते हो। क्यों? सरफेस एरिया जितना कम होगा आपके शरीर से ऊष्मा की हानि उतनी कम होगी बच्चों। यही कारण है बहुत छोटे प्राणी ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे। आप अगर अंग्रेजों को देखें तो आप बहुत छोटे नहीं मिलेंगे, आपको बौने नहीं मिलेंगे, बहुत लंबे लंबे मिलेंगे आपको। बहुत छोटे जो प्राणी होंगे वो ध्रुवीय प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में बहुत कम मिलते हैं। तो विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत, क्या लागत है? लागत क्या है कि ऊर्जा का व्यय करना है भैया आपको, और लाभ का विचार किया जाता है। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली। बोला भाई हम तो खर्चा नहीं कर सकते, तो भाई गर्मियों में पसीना बहा के रहना पड़ेगा और सर्दियों में ठिठुर के रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन केवल सीमित परास वाले पर्यावरणीय परिस्थितियों में, यदि पर्यावरणीय परास ज्यादा हो तो केवल संरोपण करते हैं, और दबाव भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेष में अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए है, तो जीव के पास दो विकल्प होते हैं। अगर सजीव को लगता है कि जो दबाव भरी परिस्थिति है, यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है कुछ समय के लिए, तो या तो बच्चों प्रवास कर जाएंगे, वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, या अपनी प्रक्रिया को, अपनी जीवनचर्या को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे। तो दबाव भरी बाहरी परिस्थिति मतलब जैसे सर्दी है, बहुत सर्दी है कुछ समय के लिए, या बहुत गर्मी है कुछ समय के लिए, और सजीव सरोपण नहीं कर सकता, नियामक नहीं कर सकता, नियमन नहीं कर सकता, सरोपित है, तो क्या करेगा? उसके पास दो विकल्प, या तो दबाव भरी परिस्थिति का सामना करने के बजाय कुछ समय के लिए उस स्थान से दूर चला जाए, या वो अपने क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक देगा, पॉज कर देगा। तो दबावपूर्ण आवाज से अस्थायी रूप से अनुकूलित क्षेत्रों में चला जाना, जिसे प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। मानव सादृश्य में नीति ऐसी, जैसे गर्मी की अवधि में आप अहमदाबाद से शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, ये छोटा है, ये छोटे टाइम के लिए होता है। गर्मी के टाइम पे आप चले गए उधर, जैसी गर्मी या कम हुई हो वापस आ गए। लेकिन हम तो बच्चों क्या है, हम तो नियामक है, हमको जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो प्राणी सरोपण है, जिनको पता है कि दवा भरी स्थिति आ गई और खत्म हो सकते हैं, तो वहां से निकल जाते हैं। हम कितनी भी गर्मी हम खत्म नहीं होंगे, लेकिन हम तो क्या है, थोड़ा सा घूमने पे निकल जाते हैं। लेकिन सब प्राणी घूमने नहीं जाते हैं बच्चों। जो माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, वो घूमने के लिए प्रवास नहीं करते, वो अपने जीवन को बचाने के लिए प्रवास करते हैं। और एक प्राणी है, विशेषतः पक्षियां हैं, शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करते हैं। और ये अंडरलाइन कर देना इसको। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में इनका स्वागत करते हैं बच्चों, याद रखना है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपने
शरीर की कार्यकी को, क्रियाओं को कुछ समय के लिए पॉज में रख देते हैं, उसे निलंबित कहते हैं बच्चों। ठीक है, इनएक्टिव फेज, डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो जीवाणु, कवक और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने की सहायता मिलती है। उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज भी क्या है बच्चों, एक निलंबन का एक उदाहरण है। और कुछ दूसरी वनस्पतिक जनन रचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अलावा दबाव वाले समय से पार पाने का एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नमी और तापमान के अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों के रूप में अंकुरित हो जाते हैं। वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम और प्रसुप्ति मतलब डॉर्मेंसी अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं, और प्राणी में अगर प्रवास नहीं कर सकते तो उस समय ये पलायन करके उस दबाव से बच जाते हैं। शीत ऋतु में भालुओं की, शीत ऋतु में बच्चों निष्क्रियता को बोलते हैं हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता। ठीक है, भालू क्या कर जाते हैं बच्चों, पलायन कर जाते हैं। जहाँ बहुत सर्दी है वहां से गर्मी वाले प्रदेश। कुछ घोंगे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप और जल शुष्क जैसी समस्याओं से बचने के लिए एस्टिवेशन, यह ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। डोरमेंसी फिर दो प्रकार के लिख सकते हो, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता और एस्टिवेशन मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें और तालाबों में प्राणी प्लवक की अनेक जातियां डायापॉज मतलब दो पॉज में चली जाती है, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। ठीक है, निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है, यह है डायापॉज। ये गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दो अवस्थाओं में ही क्या करते हैं बच्चों, निष्क्रिय जीवन गुजारते हैं। यह है डायापॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन। अनुकूलन बच्चों प्रैक्टिकल में भी आएगा। मरुस्थलीय वनस्पतियों का अनुकूलन समझाइए, एलन का नियम क्या है, तुंगता बीमारी क्या है, तो ये पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आज का जो आपको टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं और सजीव होमियोस्टेसिस को किस प्रकार बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, आज आपको इतना तैयार करना है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके।